सतपुड़ा ITI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल फेस AC सर्किट। तो सिंगल फेस AC सर्किट के बारे में सबसे पहले अपने को डेफिनेशंस के बारे में पढ़ना है और फिर उनमें क्या क्या क्वांटिटीज़ है और क्या क्या यूज़ है सिंगल फेस AC सर्किट का, इसके बारे में अपन जानते हैं। तो आज का हमारा जैसा टॉपिक है सिंगल फेस AC सर्किट। आपके पास एक ये वेव फॉर्म बनी हुई है जिसको साइन वेव फॉर्म भी बोला जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये AC सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। अल्टरनेटिंग करंट, जिसका हिंदी में नाम प्रत्यावर्ती धारा होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट वह करंट है जिसका मान और दिशा समय के अनुसार बदलती रहती है। अपन ने ये इस एक्स एक्सिस में समय को लिए हैं और वाई एक्सिस में मान लिए हैं। ये मान या तो EMF के रूप में हो सकता है या तो करंट के रूप में हो सकता है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने लिए कि जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ या जो मात्राएं होती है, क्वांटिटीज़ ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी EMF के रूप में और एक होती है आपकी करंट के रूप में। तो ये दोनों के रूप में अपने को लेकर चलना है। तो इस वैल्यूज़ में या तो EMF हो सकता है या तो करंट हो सकता है। ये इस वाई एक्सिस का पॉजिटिव वाला भाग है और ये वाई एक्सिस का नेगेटिव वाला भाग है। इसी प्रकार से ये एक्स एक्सिस में अपन ने टाइम को लेकर चले। तो अल्टरनेटिंग करंट की परिभाषा अपन पढ़ रहे हैं कि ऐसी करंट जिसका मान और जो दिशा है वो समय के अनुसार बदलती रहती है। ये देखेंगे आप, यहाँ पर इसका मान चेंज हो रहा है। तो ये आपकी जो है पॉजिटिव वाली जो डायरेक्शन है और ये नेगेटिव वाली डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में इस करंट का जो मान है और जो दिशा है वो समय के अनुसार बदलता जा रहा है। ये होती है आपकी अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट में और क्या क्या क्वांटिटीज है इसके बारे में देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है आपके पास पीरियोडिक टाइम, या जिसको हिंदी में बोला जाता है आवर्तकाल। तो ये आवर्तकाल क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपकी वेव्स बनी है ये वेव्स टोटल 360 डिग्री पर बनी हुई है। तो कोई भी वेव्स यदि 360 डिग्री कंप्लीट करती है इसका मतलब ये आपकी एक साइकिल या एक कंप्लीट चक्र कहलाता है। एक कंप्लीट चक्र बनने के लिए इसको दो दिशाओं से गुजरना पड़ता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन से और एक नेगेटिव डायरेक्शन से। पॉजिटिव डायरेक्शन में 180 डिग्री बनेगा और नेगेटिव डायरेक्शन में भी 180 डिग्री बनेगा। ऐसा कुल मिला के 0 से 360 डिग्री तक जब एक तरंग अपना पूरा विकास करती है तो ये आपकी एक कंप्लीट साइकिल कहलाती है। तो अब अपने पास जो दूसरा टॉपिक है पीरियोडिक टाइम या आवर्तकाल। आवर्तकाल जिसको कैपिटल T के द्वारा दर्शाया जाता है। तो आवर्तकाल का मतलब है कि एक कंप्लीट चक्र को बनने में लगने वाला समय। मतलब ये जैसे ये आपकी एक साइकिल बनी हुई है, ये एक साइकिल को 0 से 360 डिग्री तक जाने में जितना भी समय लगेगा वो आपका पीरियोडिक टाइम कहलाएगा। इसको कैपिटल T के द्वारा दर्शाया जाएगा। इसी के बाद जो अगला टॉपिक है अपने पास वो होता है फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोला जाता है आवृत्ति। अभी अपन ने देखे थे पीरियोडिक टाइम, एक कंप्लीट चक्र को बनने में लगा समय, यह आपका पीरियोडिक टाइम। वैसे ही अगर अपन फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो किसी समय पर, या फिर अपन बोल सकते हैं कि प्रति सेकंड बनने वाले चक्रों की संख्या, ये आपकी क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए यदि अपने पास 1 सेकंड का समय है और 1 सेकंड में 50 कंप्लीट साइकिल बन रही है, कंप्लीट साइकिल, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी आपकी 50। ठीक है, यदि 1 सेकंड है, 1 सेकंड में कंप्लीट 50 साइकिल बन रही है तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 50। लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल देखें अपन, दूसरे एग्जांपल में देखिए यदि 1 सेकंड में 100 साइकिल बन रही है, 100 कंप्लीट साइकिल बन रही है, इसका मतलब है कि वहां की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 100। ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की जो इकाई होती है वो 2 इकाई होती है। इसको अपन देखते हैं। आवृत्ति को पढ़ रहे थे अपन कि आवृत्ति क्या चीज होती है। ये आपके पास एक साइन वेव दिख रही है, तो इसमें जो आपको एक कंप्लीट एक साइकिल बन रहा है, 1 सेकंड में जितने कंप्लीट साइकिल बनेंगे वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए यदि 1 सेकंड में कंप्लीट 50 साइकिल बनती है, इसका मतलब है कि उस सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 50 होगी। यदि दूसरा एग्जांपल लिया जाए जिसमें 1 सेकंड में यदि कंप्लीट 100 साइकिल बनती है, इसका मतलब है कि उस सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी 100 होगी।
अब ये जो आपकी 50 है या जो 100 है, इसकी भी कुछ यूनिट होगी, इकाई होगी। तो जो आपकी आवृत्ति की यूनिट होती है या जो इकाई होती है वो दो होती है, दो प्रकार से। एक होती है आपकी साइकिल प्रति सेकंड और दूसरी यूनिट होती है आपकी हर्ट्ज, जिसको HZ के द्वारा भी दर्शाया जाता है। इसका मतलब है यदि एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट हो रही है, मतलब उस सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 50 हर्ट्ज या 50 साइकिल प्रति सेकंड होगी। उसी प्रकार से यदि एक सेकंड में 100 साइकिल कंप्लीट हो रही है तो उस सर्किट के लिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 100 हर्ट्ज या 100 साइकिल प्रति सेकंड। यहाँ पर एक कंप्लीट साइकिल को दिखाया गया है, क्योंकि कोई भी एक कंप्लीट साइकिल बनने के लिए वो 360 डिग्री जो है कवर करता है। तो यहाँ से 0 से लेकर 360 डिग्री ये कवर कर रहा है। अब जो आपकी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होती है उसकी जो विशेषता होती है कि वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो एक क्षण पर या फिर आप बोल सकते हैं कि पहले एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है, फिर 0 तक जाती है, फिर दूसरे भी हाफ साइकिल में भी फिर मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है और फिर 0 तक जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटीज है वो आपकी चलती है। तो अपन ने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को देखे। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी पीरियोडिक टाइम की जस्ट अपोजिट होती है। इसका मतलब है कि जो आप बोल सकते हैं इसका मतलब है आप बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आवर्त काल का जस्ट अपोजिट होती है। ये f जो है आपकी फ्रीक्वेंसी है और जो ये t है ये आपका पीरियोडिक टाइम है, जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं क्षणिक मान या इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं जिसको, क्षणिक मान। क्षणिक मान को इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो किसी साइकिल में किसी विशेष क्षण पर जो अल्टरनेटिंग मात्रा का मान होगा, अल्टरनेटिंग मात्रा अपन ने दो प्रकार की देखे, एक होती है ईएमएफ और एक होती है करंट। तो एक साइकिल में यदि इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। किसी भी विशेष क्षण पर यदि अपन ईएमएफ या करंट के मान को देखते हैं तो उसको बोलते हैं क्षणिक मान। क्षणिक मान के दो फॉर्मूले हो सकते हैं, या तो ईएमएफ के फॉर्म में हो सकते हैं या तो करंट के फॉर्म में हो सकते हैं। सबसे पहले यदि अपन ईएमएफ के फॉर्म में देखिए क्षणिक मान, ई क्षणिक मान, तो ये होता है आपका ई मैक्सिमम इंटू साइन थीटा, या दूसरा फॉर्मूला करंट के रूप में हो सकता है आई क्षणिक मान बराबर आई मैक्सिमम इंटू साइन थीटा। ये आपके दो फॉर्मूले हो गए, ईएमएफ के रूप में और करंट के रूप में। अब यहाँ पर एक जो आपकी क्वांटिटी आ रही है ई मैक्स या आई मैक्स, ये क्या चीज़ है देखते हैं। सबसे पहले ई मैक्स या आई मैक्स, इसको अपन दूसरी भाषा में एम्पलीट्यूड या शिखर मान भी बोल सकते हैं। जैसे इस सर्किट में यदि अपन गए तो किसी साइकिल में ईएमएफ के अधिकतम मान को उसका मैक्सिमम मान या एम्पलीट्यूड बोला जाता है। या इसको पीक वैल्यू भी बोला जाता है। एक कंप्लीट साइकिल में जो आपका मैक्सिमम मान है वो दो बार आएगा, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में और एक नेगेटिव हाफ साइकिल में। ये या तो करंट के रूप में हो सकता है या तो ईएमएफ के रूप में हो सकता है। अभी फिलहाल अपन ने यहाँ पर ई मैक्स लिखे हैं, इसका मतलब है अपन ने ईएमएफ के लिए ये साइकिल बनाए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस साइकिल में ईएमएफ के अधिकतम मान को एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब इसके बाद देखेंगे कि इस साइकिल में जो आपका इस साइकिल का औसत मान क्या होता है, आरएमएस मान क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो औसत मान को देख रहे हैं अपन एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू को समझने के लिए अपने को जो एसी सप्लाई है उसको डीसी से कंपैरिजन करना पड़ेगा। इसकी दो परिभाषाएं हो सकती है। सबसे पहली परिभाषा जो आपकी एवरेज वैल्यू का है कि जो आपका एसी का वह मान औसत मान कहलाएगा जिसमें
यदि किसी सर्किट में एक निश्चित समय में जितनी डीसी सप्लाई देते हैं, जैसे कोई निश्चित समय होगा उसमें अपन जो डीसी सप्लाई दे रहे हैं, तो वहां पर जितनी भी चार्ज जो है आपका स्थानांतरित होगा या ट्रांसफर होगा, सेम उतने ही समय में या उसी सर्किट में, वही सर्किट होना और वही समय होना, तो एसी सर्किट में भी जो है आपका चार्ज सेम जो है आपका स्थानांतरित होगा। इसको अपने को डीसी से कंपैरिजन करके चलना पड़ेगा एवरेज वैल्यू के लिए, ठीक है। एसी का वह मान जो किसी निश्चित समय में किसी सर्किट में जब डीसी सप्लाई देने पर जितना चार्ज वो स्थानांतरित करेगा, सेम एसी में भी उतना ही आपका चार्ज जो है स्थानांतरित होगा और जो वैल्यू कहलाएगी वो आपकी एवरेज वैल्यू कहलाएगी। ये एवरेज वैल्यू जो होती है वो आपकी इस साइकिल के अंतर्गत अपने को निकालना पड़ेगा। तो साइकिल में देखेंगे, अब ये जो एवरेज वैल्यू होती है वो आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी होगी और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी होगी। लेकिन क्या होता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव फॉर्म में रहेगी, जो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो वैल्यू निकलेगी वो नेगेटिव की फॉर्म में रहेगी। तो अब ये जो एवरेज वैल्यू होती है, यदि इसको एक पूरे कंप्लीट साइकिल में लिया जाए तो जो टोटल आपका जो मान आएगा, औसत मान, वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है अपन बोल सकते हैं कि किसी सर्किट में एक कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज वैल्यू होती है वो आपकी 0 होती है। कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 होती है। इसलिए अपने को कभी भी जो है एवरेज वैल्यू निकालना रहता है वो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे या नेगेटिव के लिए निकालेंगे, कोई भी एक हाफ साइकिल के लिए। तो हाफ साइकिल में जब अपने को निकालना रहता है एवरेज वैल्यू, तो अपन क्या करते हैं, जितने भी क्षणिक मान रहते हैं, जैसे अभी यहाँ पर ईएमएफ के लिए बनाया है तो यहाँ पर इसको मान के चलो ये E1 है, ये E2 है, E3 है, ऐसे बहुत सारे क्षणिक मान होंगे इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो इन सभी क्षणिक मान को अपने को पहले जोड़ना पड़ेगा और फिर इनका औसत निकालना पड़ेगा। मतलब जैसे अगर अपन ने देखे यहाँ पर E1 प्लस E2, ऐसे बहुत सारे आपके पास क्षणिक मान है। यदि n मान है तो En और n की भाग दे देंगे अपन यहाँ पर। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी एवरेज वैल्यू कहलाएगी। ये केवल एक हाफ साइकिल में निकालना पड़ेगा। यदि अपन ने कंप्लीट साइकिल में निकाल रहे हैं तो आपकी एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट किया गया तो आपको देखेंगे कि जो एवरेज वैल्यू है ये आपकी, ये भी दो फॉर्म में आएगी, एक तो ईएमएफ के फॉर्म में और एक तो आएगी आपकी करंट के फॉर्म में। तो अब देखते हैं कि एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो ईएमएफ के रूप में क्या होगा और करंट के रूप में क्या होगा। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला यदि अपन ईएमएफ के रूप में देखते हैं, मतलब इसको लिखा मैंने ई एवरेज बराबर हो जाएगा, यहाँ पर जो कैलकुलेट करके निकाला गया 0.637 इंटू ई मैक्स। ये ई मैक्स वही है आपका एम्पलीट्यूड किसी साइकिल में ईएमएफ का अधिकतम मान, ठीक है। वैसे ही अगर अपन करंट के रूप में एवरेज का लिखे फॉर्मूला तो आई एवरेज बराबर 0.637 इंटू आई मैक्स। चाहे आपका ईएमएफ के रूप में रहे या करंट के रूप में रहे, आपकी जो वैल्यू रहेगी 0.637 वो सेम रहेगी। सिर्फ ईएमएफ के लिए आपको मैक्सिमम वाला ईएमएफ लेना पड़ेगा, करंट के लिए मैक्सिमम वाला करंट लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आज अपन ने देखे कि जो अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पीरियोडिक टाइम क्या होता है और एवरेज वैल्यू देखे। इसके आगे और आपके टॉपिक आएंगे जैसे आरएमएस वैल्यू और फॉर्म फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर। इन सभी को अपन अगली वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू।